हाय एवरीवन। पॉलिटी की सीरीज का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कम्युनल अवार्ड। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं सारे पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो उसी दिशा में हमारा एक्ट 1919 के बाद कम्युनल अवार्ड डिस्कस कर रहे हैं। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर। अगर हो सका तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी डिस्कस कर देंगे। तो पहली चीज, इसकी समरी मैंने यहाँ पर दी है। अगर आपको समरी पढ़ना है, समरी पढ़ लेना। और दूसरी चीज, मैं बैकग्राउंड भी समझाऊंगा, फ्यूचर में क्या हुआ कम्युनल अवार्ड का ये भी समझाऊंगा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड इन अगस्त 1932। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर बताई गई। मतलब ये समरी बताइए कि कैसे रामसे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड इशू किया, और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट माइनॉरिटी को तो था ही, उसको एक्सटेंड कर दिया डिप्रेस्ड क्लासेस पे। गांधी जी ने इसका अपोज किया यरबदा जेल में, और कहा इससे हिंदू सेपरेट हो जाएंगे पूरे। और ये पूना पैक्ट इसके बाद हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट को बदलकर रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो ये चीज समरी है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, कुछ पॉइंट हम पहले के देखेंगे, कुछ बाद के। अब कम्युनल अवार्ड में पहले क्या क्या हुआ ये देख लेते हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या है। 1919 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कहते हैं। तो ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आया। यहीं से जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहीं पर हमने लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या डिस्कस की कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया 1909 में। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। चलो यहाँ पर एक चीज और समझ लो, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है और रिजर्व सीट क्या होता है। ठीक है, देखो क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट में। मान लो ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसमें से एक कैंडिडेट मुस्लिम उठ गया, तो यही लोग वोट करेंगे, यही लोग इसे चुनेंगे मुस्लिम कैंडिडेट को। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया। अदर कम्युनिटीज जैसे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जबकि रिजर्व सीट में क्या है, मान लो किसी स्टेट में कोई डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा। अब उस डिस्ट्रिक्ट में, पूना डिस्ट्रिक्ट मान लो, अब उस डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व सीट कर रख दी गई 5, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। अब ये वोट तो इसमें सब करेंगे, मगर ये जीतेंगे केवल शेड्यूल कास्ट वाले ही। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। क्या इमर्ज हुआ कि कैसे शेड्यूल सेपरेट इलेक्टोरेट होता है और कैसे रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ पूना पैक्ट के बाद। तो हमने यहाँ पर देखा पहली चीज कि 1909 में किस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया। मुस्लिम्स को फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, और कम्युनल डिवीजन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। दूसरी चीज क्या है, अब लखनऊ पैक्ट देख लो भाई। लखनऊ पैक्ट 1916 मैंने बताया था किस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट को कांग्रेस ने लेजिटिमाइट कर दिया। कैसे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एग्री हुए कि हम साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे देश की आजादी के लिए, तो उस टाइम कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, आपको सेपरेट सीट देंगी, ताकि आपका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन रहे। तो यहां से क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लिजिटिमाइट किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखा। तीसरा पॉइंट आप देख लो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। भाई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से ये सेपरेट इलेक्टोरेट माइनॉरिटी ग्रुप के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, अदर कम्युनिटी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या आया कि डॉक्टर अंबेडकर के आने से, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के आने से क्या हुआ, डिप्रेस्ड क्लासेस के मूवमेंट में बहुत ज्यादा राइज मिला। क्योंकि वो ऑलरेडी बचपन से अनटचेबिलिटी को झेल चुके थे, उन्होंने बहुत सारी चीजों में क्राइसिस झेला था, सेपरेशन झेला था। तो इस तरह से उन्होंने डिप्रेस क्लासेस के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस किया। मतलब पांचवा पॉइंट कुल मिला के यही है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस हुई 1930 से लेकर 1932 तक। इसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, बाकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ पर क्या है, अंबेडकर ने कहा कि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए क्योंकि हिंदू इन्हें एज अ हिंदू ट्रीट नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीजें बात आई। अब कम्युनल इलेक्टोरेट के बाद क्या हुआ, अभी हम पूरा कम्युनल अवार्ड को समझ लेंगे, उसको देखेंगे पूना पैक्ट क्या है, इसके बाद देख लेते हैं क्या हुआ इसके बाद का। चलो पहले इसके प्रोविजन डिस्कस कर लेते हैं ताकि बात को क्लियर हो जाए। नहीं नहीं, पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसके बाद इसके बाद क्या हुआ। जब कम्युनल अवार्ड आ गया, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेटेड इलेक्टोरेट दे दिया गया, तो गांधी जी ने इसका अपोज किया, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ किया यरवदा जेल में। आप ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुआ, जब इसका बहुत ज्यादा अपोज किया गया, गांधी जी बहुत कमजोर हो गए, मरने की अवस्था पर तक आ गए, तो उसके बाद पूना पैक्ट हुआ अंबेडकर जी के साथ। अब इस पूना पैक्ट में क्या हुआ, ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहेगा और रिजर्व सीट रहेगी। मैंने आपको अभी समझाया था कैसे रिजर्व सीट रहेगी, सारे लोग वोट देंगे मगर 5 सीटें, जैसे मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व है तो जो है शेड्यूल कास्ट वाले ही जीतेंगे। अब दलित एस्पिरेशन इससे जागने लगी बहुत ज्यादा, और कांग्रेस और दलित, देखो दलित एस्पिरेशन यहाँ से जागी। फिर उसके बाद चौथी बात पे क्या हुई कि कांग्रेस और दलित के बीच जो है एजर्सन आ गया, मतलब बहुत ज्यादा क्राइसिस देखने को मिला क्योंकि कांग्रेस बहुत सारी डिमांड अंबेडकर साहब की मान नहीं रही थी। तो इसके बाद अंबेडकर साहब ने न्यू पार्टी भी बनाई, और इससे बहुत ज्यादा, इसके बाद क्या हुआ, 5वें पॉइंट पर आजादी के बाद अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 330 और 332 के अंदर शेड्यूल कास्ट को सेपरेट, सॉरी, रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट दिया। तो हम अब इसके प्रोविजन डिस्कस कर लेते हैं कि कम्युनल अवार्ड के प्रोविजन क्या क्या है। देखो, कम्युनल अवार्ड 1932 में आया, इसके 7 की पॉइंट्स मैंने इसमें डाले हैं। देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसे जो लाए थे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर राम से मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया था अगस्त 1932 को। ठीक है, ये माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देता था लेजिस्लेचर में। ठीक है, ये क्या करता था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट 1909 में आया था मुस्लिम को देकर, इसको एक्सटेंड किया गया सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए। और इस कम्युनल अवार्ड ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उसमें फर्स्ट टाइम उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लाया। गांधी जी ने इसे स्ट्रांगली अपोज किया और उन्होंने कहा इससे हिंदू सोसाइटी परमानेंटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब गांधी जी के बाद इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ यरबदा जेल में फास्ट रखा, और उसके बाद क्या हुआ, पूना पैक्ट देखने को मिला और रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट को रिप्लेस कर दिया, किसके साथ, डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ, अंडर ज्वाइंट हिंदू इलेक्टोरेट। ठीक है, ये चीज देखने को मिली। अब आप इसका एक क्वेश्चन एमसीक्यूज देख लो ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित क्लासेस फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल ठीक। द अवार्ड वाज एक्सेप्टेड इन फुल बाई महात्मा गांधी, ऐसा कब हो गया भाई, इतनी देर से यही तो डिस्कस कर रहे हैं। फास्ट अनटू डेथ का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, यरवदा जेल का किया, ये तो बिल्कुल गलत है। पूना पैक्ट रिप्लेस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस विद रिजर्व सीट अंडर ज्वाइंट इलेक्टोरेट, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं। कम्युनल अवार्ड डायरेक्ट आउटकम ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, तो 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। अब आप इसका आंसर देख लो, सेपरेट इलेक्टोरेट आया डिप्रेस क्लासेस के लिए फर्स्ट टाइम, गांधी जी ने अपोज किया, ये इनकरेक्ट था। पूना पैक्ट रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट लाया, और अवार्ड डिस्कसिंग किया गया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के द्वारा। अंबेडकर साहब तो डिस्कस कर ही रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या प्रोविजन आए, किस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन से। एक एक पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे, पहले कुछ बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं और कैसे ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। ठीक है, ये देखेंगे हम। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखोगे तो इसके पहले क्या हुआ, देखो इसके पहले आप देखेंगे 1919 के एक्ट में
डायरकी का कॉन्सेप्ट आया। देखो सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ हो रही हैं, ये मत कहना कि कुछ पढ़ाया नहीं है। बिल्कुल भी क्लियरिटी करने के लिए इतने छोटे-छोटे लेक्चर लाए जा रहे हैं। तो 1919 के एक्ट में आप देखेंगे डायरकी का कॉन्सेप्ट आया। डायरकी में क्या था? पावर को डिवाइड कर दिया गया प्रोविंसेस में, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिज़र्व सब्जेक्ट में। ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करते थे गवर्नर को और गवर्नर उसको इम्प्लीमेंट करता था। मगर ओवरऑल सही गवर्नर का रहता था। मगर तब भी कुछ कहने को तो हो ही गया था। रिज़र्व सब्जेक्ट क्या था? गवर्नर था और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। वो दोनों मिलकर रिज़र्व सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करते थे। रिज़र्व सब्जेक्ट में क्या था भाई? रिज़र्व सब्जेक्ट जो थे इम्पोर्टेंट थे, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड, बॉर्डर से रिलेटेड और इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ें थी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पहले साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। 1927 में साइमन कमीशन के आने से क्या हुआ? मास प्रोटेस्ट हुआ। मास प्रोटेस्ट क्यों हुआ? कोई भी 7 मेंबर बॉडी में इंडियंस नहीं था, कोई भी इंडियन नहीं था। और इसमें क्या है, एक चीज़ इसमें बात अच्छी कही थी, कहा था साइमन कमीशन ने कि आप प्रोविंसेस में डायरकी को अबॉलिश कर दीजिए और प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी दीजिए, जो इसमें आके दिखाई देगी। ठीक है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पहले नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट मैंने आप बताया था, बिर्केनहेड ने चैलेंज किया, तो नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की, डोमिनियन स्टेटस की बात की, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस कह चाहते थे, मगर गांधी जी ने कैसे ही उन्हें मनाया, तो दिसंबर 31, 1929 डेडलाइन दी गई। 1929 डेडलाइन दी गई, अगर इससे पहले डोमिनियन स्टेटस आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आपको जो है हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की माँग करेंगे और आपको यहाँ से जाना होगा। तो तीसरा पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पहले ये देखने को मिला। चौथा क्या पॉइंट आपको देखने को मिला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज़ हुई, मैंने आपको बताया था अभी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 हुई 1930 से लेकर 1932 तक। अब 1932 तक जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, इसमें केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। बाकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर साहब ने पार्टिसिपेट किया, कम्युनल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, हिंदू महासभा ने पार्टिसिपेट किया। ये पूछता है क्वेश्चन, ऐसे ही बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, आप सोचते हो मैं बकवास कर रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सुनना है अच्छे से, ठीक है? तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? इंडियन लीडर्स ने डिमांड की कि माइनॉरिटी के राइट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए। पाँचवाँ अभी हम देख चुके हैं कि कम्युनल अवार्ड है। तो इस तरह से मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बैकग्राउंड आपको बताया। अब इसके प्रोविज़न देख लेते हैं, बाद में इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखेंगे कि आफ्टर 1935 क्या हुआ था। अब आप देखो, जो इंडिया की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट दिखती है और जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी ब्रिटिश इंडिया ने पहले 1909 के एक्ट में और 1919 के एक्ट में, वर्ल्ड वार के बाद, सॉरी वर्ल्ड वार के बीच में। तो ये जो डिमांड की थी वो यहाँ पर दिखती है, क्योंकि ये बहुत लेंदी एक्ट था। इसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। यही जाके आगे चल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे। सेम तो नहीं कह सकते, मगर यहाँ से भी अम्बेडकर साहब ने कहा है कुछ प्रोविजन लिए। तो पहला क्या है? इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कहा गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट होंगे। ठीक है? ये बात किसने कही? ये बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ऑल इंडिया फेडरेशन में क्या होगा कि फेडरल लिस्ट होगा, जो आज हमारी सेंट्रल और यूनियन लिस्ट दिखती है, जिसमें 59 आइटम होंगे। और दूसरा प्रोविंसेस लिस्ट होगा, जिसमें प्रोविंसेस होंगे, 54 आइटम होंगे। और कॉन्करेंट लिस्ट होगा, जिसमें 36 आइटम होंगे। आइटम क्या है? आइटम मतलब कि तुम्हारा कि आप पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन बनाओगे, आइटम मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है? और इसमें जो रेज़िड्यूअरी पावर है, मतलब जिस पावर का इसमें ज़िक्र नहीं हुआ, इस पॉइंट में जिस पावर का ज़िक्र नहीं हुआ, सॉरी, इस लिस्ट में जिसका ज़िक्र नहीं हुआ, 54 आइटम, 59 आइटम, 63 आइटम, तो जो रेज़िड्यूअरी सब्जेक्ट हैं, जैसे सर्विसेज़ एकदम इमर्ज हुआ था 90 में, तो क्या ये रेज़िड्यूअरी सब्जेक्ट है? तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाता है, आज़ादी के बाद। मगर आज़ादी से पहले रेज़िड्यूअरी पावर जो थी, वो वाइसरॉय के पास रहती थी, ठीक है? फेडरेशन कभी भी नहीं आ पाया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट डिड नॉट जॉइन। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। क्या हुआ
यहाँ पर एक बात कही गई है कि फेडरेशन बनाने की बात की गई थी कि फेडरल सब्जेक्ट होंगे, इस प्रोविंस सब्जेक्ट होंगे, रेसिडुअरी सब्जेक्ट होंगे, कॉन्करेंट सब्जेक्ट होंगे जिस पर दोनों। कॉन्करेंट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट सब्जेक्ट का मतलब होता है कि स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, मगर सेंटर अगर कोई लॉ बनाता है और स्टेट ने ऑलरेडी उस पर कॉन्करेंट सब्जेक्ट पर लॉ बनाकर रखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ मान्य होगा हर कंडीशन पर। अगर इसने बना के रखा है तब भी, अगर ये बना चुका है तब भी, और बना रहा था तब भी। ठीक है, तो ये कॉन्करेंट होंगे। अब ये फेडरेशन कभी भी क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने मना कर दिया इससे ज्वाइन करने को। प्रिंसली स्टेट ने कहा कि हम 50% वोटिंग, ये देखो इसमें क्या कहा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कहा गया था कि 50% प्रिंसली स्टेट इस फेडरेशन को ज्वाइन करना चाहिए, तभी फेडरेशन ऑफ स्टेट आएगा। मगर कभी भी 50% प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया। भाई खुद की ऑटोनॉमी है, खुद का राजा है, खुद की पैसा कमा रहे हैं राजा लोग, तो वो क्यों ज्वाइन करेंगे? तो इसलिए ये कभी भी फेडरेशन नहीं आ पाया, ये आपको याद रखना ही रखना है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, इसने अबॉलिश कर दिया डायरकी को प्रोविंसेस में। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से साइमन कमीशन ने कहा कि डायरकी को प्रोविंसेस में अबॉलिश कर दो। जो जो वर्ड बोल रहा हूं वो कतई एकदम, आप ये समझ लो कोई रिलीजियस बुक की तरह है। तो डायरकी को इसमें अबॉलिश कर दिया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, और गवर्नर को एडवाइस माननी थी मिनिस्टर की प्रोविंसेस में। ये जो है यहाँ पर कह तो दिया गया, मगर ये इम्प्लीमेंट हुआ 1937 में जब इलेक्शन हुए। जब आप देखेंगे कि इलेक्शन हुए इस एक्ट के अंदर, तो कांग्रेस ने 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस या फिर 6, मेरे हिसाब से 7 प्रोविंसेस में जीत हासिल की। तो ये जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इम्प्लीमेंट की गई, मगर ये 1939 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। अभी मैं बताऊंगा 1939 में डिसकंटिन्यू क्यों की गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट प्रोवाइड एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। भाई सेंटर में डायरकी आई, भाई ट्रांसफर सब्जेक्ट बनाए गए, रिजर्व सब्जेक्ट बनाए गए फेडरेशन के, वही जो पावर जो स्टेट में थी। मगर ये कभी नहीं आ पाई क्योंकि मैंने आपको बताया फेडरेशन ही नहीं आया, तो डायरकी कहां से आएगी? भाई जो फेडरल सब्जेक्ट थे, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, जो कॉन्करेंस लिस्ट थी, और जो रेजिड्यू पावर थी, तो इस फेडरेशन में से जो बनाया गया था ये ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट बनाया गया। भाई ये कभी, जब फेडरेशन ही इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो डायरकी भी इंप्लीमेंट नहीं हुई। एक एक प्रोविजन ऐसे समझा रहा हूं जैसे दूध की तरह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाई कैमरल। भाई बाई कैमरल आया 6 ऑफ 11 प्रोविंसेस, मतलब 6 प्रोविंसेस में आपको बाइकैमरल देखने को मिलेगा। बाइकैमरल क्या होता है? देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली आपको कुछ स्टेट में देखने को मिलती है इंडिया के, और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलती है। ये जैसे आप जाओगे बिहार में देखने को मिलेगी, यूपी में देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, तेलंगाना में देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, कर्नाटका में देखने को मिलेगी। तो इंडिया में अप्रॉक्स 6 प्रोविंसेस में ये दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? कि जिसमें जो है मेंबर डायरेक्ट एमएलए बनते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करती है पब्लिक, पब्लिक इन्हें डायरेक्ट चूज करती है स्टेट इलेक्शन। और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? एमएलए चूज करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, और यूनिवर्सिटी के द्वारा चूज किए जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी के द्वारा चूज किए जाते हैं। तो इस तरह से बाई कैमरल देखने को मिली बंगाल में, सॉरी, बंगाल में देखने को मिलेगी, बॉम्बे में मिलेगी, मद्रास में मिलेगी, बिहार में, आसाम में, यूनाइटेड प्रोविंसेस में। ठीक है, ये बाइकैमरल में क्या था? लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस था और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस था। हाउएवर मैनी रेस्ट्रिक्शन बना, वो तो पता ही है, जब आजादी नहीं हुई है तो रेस्ट्रिक्शन तो होंगे ही होंगे। ये सब नाम के प्रोविजन आ रहे हैं, मगर ब्रिटिश कंट्रोल अभी भी कहीं ना कहीं है। अब कम्युनल जो इलेक्टोरेट एक्सटेंड किया गया था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, वो यहाँ पर देखने को मिला। विमेन और लेबर के लिए भी कम्युनल इलेक्टोरेट आया। देख रहे, कम्युनल इलेक्टोरेट, या सॉरी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट का, ताकि डिवाइड एंड रूल बना रहे। ठीक है, 6 पॉइंट क्या है? अब क्या है? अबॉलिश काउंसिल ऑफ स्टेट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या हुआ था, एक मिनट, आपको क्लियरली कंफर्म कर दूं ये क्या था। अगर आप देखोगे, आप ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस 1858 एक्ट क्यों आया? क्योंकि सिपाही मैटनी हो चुकी थी। 1857, जिसे सावरकर जी ने फर्स्ट वार
फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। अब इस 1858 में क्या हुआ कि जो गवर्नरशिप थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल एक हुआ करती थी 15 मेंबर की। ये दोनों चीजें जो है ब्रिटेन में होती थी। जब ये दोनों चीजें ब्रिटेन में होती थी, तो उसको क्या किया गया कि भाई इसको अबॉलिश कर दिया गया। कहा कि जो काउंसिल ऑफ इंडिया आई थी, स्टेबलाइज हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये एडवाइस करती थी, इसको अबॉलिश कर दिया गया। इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज इंपॉर्टेंट है जो बता रहा। यहाँ पर क्या है, फ्रेंचाइज 10% है। फ्रेंचाइज क्या है कि भाई आप अगर एजुकेटेड हो, आपके पास जमीन है, जमींदार हो, ताल्लुकदार हो, तो आपको वोटिंग का राइट मिला। तो केवल 10% जनता वोटिंग दे सकती थी। वाह क्या बात है। ठीक है। इट प्रोवाइड द स्टेबलाइजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप जानते ही हैं, एक्ट है एक 1934 का। 1934 इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, और करेंसी और क्रेडिट को ये रेगुलेट करती थी। फर्स्टली ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, इंस्टीट्यूशन था। मगर 1949 में क्या हुआ, इंडिया की आजादी के बाद इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नॉट ओनली फेडरल, अब ये क्या है भाई, यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन आया, उसको एक्सटेंड किया गया। उसको एक्सटेंड करने के बाद क्या हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन केवल सेंटर में ही नहीं आया, प्रोविंसेस में भी आया। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अब होता है, सेंटर में यूपीएससी होता है, तो इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी। फेडरल कोर्ट आया। फेडरल कोर्ट का मतलब है कि किसी स्टेट में विवाद है, प्रिंसली स्टेट में विवाद है, तो फेडरल कोर्ट का मतलब सच एज अ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर ये सारे प्रोविजन देखने को मिले। अब मैंने प्रॉमिस किया था कि इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद क्या प्रोविजन आए, क्या चेंजेस देखने को मिले। देखो एक एक चीज आप अभी सुनो, रिवीजन करो। आपको, मुझे पता है कुछ चीजें ऊपर से जाती होंगी कि सर क्या बता रहे हैं, मगर जैसे-जैसे रिवीजन करते जाओगे आपको चीजें ईज़ी लगती जाएँगी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखेंगे, प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी आई। मैंने बताया था क्या आपको अभी? मैंने बताया था किस तरह से साइमन कमीशन ने कहा था कि आप प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दीजिए, मगर ये दी नहीं गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई। ये फर्स्ट स्टेप था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है? दूसरी चीज़ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई, मगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होया। मैंने जैसे बताया कि प्रोविंसेस सॉरी प्रिंसली स्टेट ने फेडरल को ज्वाइन ही नहीं किया, जिसके लिए 50% वोटिंग चाहिए थी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देख लो, बाई कैमरल लेजिस्लेचर आया सेंटर में। कैसे? सेंटर में फेडरल असेंबली आई और सेंटर काउंसिल ऑफ स्टेट बना, ठीक है। पांचवी चीज, इलेक्शन हुआ 1937 में, जो मैं आपको बताने वाला था, जिसमें से 7 आउट ऑफ, मैंने यहाँ 6 गलत बता दिया था, 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में कांग्रेस की मेजोरिटी आई, और यहाँ पर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देखने को मिली। तो ये इम्पोर्टेंट एक्ट डिस्कस किए। अब केवल एक एक्ट बचा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जिसे हमें आज़ादी मिली। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। वेरी इलॉबरेटली डिस्कस किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।